हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन भी कवर होते रहें और आप एक जो सेक्शन है उसे भी अच्छे से समझ पाएँ। आज हमने इस वीडियो में किस सेक्शन को कवर करना है, तो सेक्शन 233 को हमने कवर करना है। इससे प्रीवियसली हम 232 तक कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो यह है कि ये जो सेक्शन मैं कवर करवा रहा हूँ इसे हमें सीक्वेंस वाइज याद करना होगा। सीक्वेंस वाइज अगर हम इन चीज़ों को याद करते हैं, इन सेक्शन को पढ़ते हैं, तभी इसका हमारे लिए बेनिफिट है। क्योंकि ये जो सेक्शन है ये आती है हमारी कि किस तरीके से कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल चलाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप है, आपको सभी पता होने चाहिए। इसलिए मैं जब भी एक वीडियो कवर करवाता हूं तो प्रीवियस वीडियो को भी आपके समक्ष जो है डिस्कस करता हूं। इसका रीज़न यही है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन आपकी यहाँ पर रिवीजन जो है अच्छे से हो जाती है। इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ ज़रूर देखिएगा। ये नहीं है कि आपको स्किप कर देना है, क्योंकि आप प्रीवियसली भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक बारी फास्ट रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन सी सेक्शन है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ा है तो उसको भी पता चल जाए कि कौन कौन से सेक्शन हैं और क्या क्या स्टेप अभी तक हमने कवर किए हैं। चैप्टर 18 जो बात करता है कि किस तरीके से सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा कि जो प्रोसीडिंग है सेशन कोर्ट के समक्ष जब ट्रायल चलाया जाता है, क्रिमिनल ट्रायल चलाया जाता है, तो उसकी प्रोसीडिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा की जाती है। यह बात कही गई है सेक्शन 225 में। साथ ही हमें दो सेक्शन को और यहाँ पर देखना होता है, सेक्शन 208 और 207, जो बात करते हैं कि एक्यूज को जो भी केस हुआ है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाए ताकि उसको यह पता चल जाए कि उसके अगेंस्ट ये धाराएं लगाई गई है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ओपनिंग केसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। यह क्या कहता है कि जब कोई भी केस ट्रांसफ़र होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा सेशन कोर्ट को, और इसके लिए हम सेक्शन 209 की प्रोसीडिंग को फॉलो करते हैं। 209 एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। वहाँ पर यही कहा गया है कि जब कोई भी केस ट्रायबल होना है केवल कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, लेकिन यहाँ पर उसे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लाया जाता है तो वो यहाँ पर केस ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो यहाँ पर जजेस को चार्ज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि ये चार्जेस लगे हुए हैं। साथ ही वो यह बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त जो है एविडेंस है जो कि एक्यूज्ड को दोषी प्रूफ करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, सेक्शन 227 जो बात करता है डिस्चार्ज के बारे में। यानी कि जजेस के बाद जो भी रिकॉर्ड आए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, उन सभी पर विचार विमर्श करने के बाद और एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के सबमिशन सुनने के बाद जजेस को यह लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है कि एक्यूज पर कार्रवाई की जाए, तो यहीं पर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक चीज़ है डिस्चार्ज और एक्विटल, इसमें डिफरेंस है। डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा से भी प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन एक्विटल करने के बाद उसकी अपील की जाती है। और जब भी ऐसा डिस्चार्ज किया जाता है तो रीज़न को भी रिकॉर्ड किया जाता है। अगर किसी भी एक्यूज का डिस्चार्ज नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस पर चार्ज फ्रेम किया जाए, जो कि सेक्शन 228 के अनुसार होता है। यहाँ पर भी दो सिचुएशन है, या तो वो उसका ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष चलेगा। अगर कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष चलता है तो रिटर्न में जो कोर्ट ऑफ सेशन के जो भी जजेस हैं वो क्या करेंगे, चार्ज को फ्रेम कर देंगे, वो भी रिटर्न में फ्रेम करेंगे। साथ ही एक्यूज को वो जो चार्जेस हैं वो पढ़कर सुनाए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे। साथ ही उनसे यह पूछा जाएगा कि आप पर जो ये अपराध लगे हैं, जो भी सेक्शन लगी है, क्या आप इनको एडमिट करते हैं कि आपने ये अपराध किया है, या फिर आप वो हमेशा कोई भी एक्यूज है वो ये कहता है मैंने ये अपराध नहीं किया, मैं इस केस को आगे लड़ना चाहता हूँ।
ट्रायल के लिए क्लेम करना चाहता हूं, तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो है चार्ज फ्रेम कर दिए जाएंगे। एक और दूसरा ऑप्शन है, अगर वो केस कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायबल नहीं होता तो ऐसे में तब भी जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो चार्ज फ्रेम कर देंगे, लेकिन ट्रायल के लिए उस केस को ट्रांसफ़र कर देंगे या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर कोई अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जेएमएफसी है, फर्स्ट क्लास के जो मजिस्ट्रेट है, और यहाँ पर एक्यूज को यह बोल दिया जाएगा या कह दिया जाएगा कि आपका जो ट्रायल है वो यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी मजिस्ट्रेट जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है कि ट्रायल आपका वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना है। साथ ही इस तरीके के जो भी ट्रायल होंगे वो इस तरीके से चलाए जाएंगे जैसे कि वारंट केसेस को ट्राई किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कई बार क्या होता है कि एक्यूज अपने जो उसने और जो उस पर अपराध लगाए गए हैं उसको कन्विक्ट कर लेते हैं, यानी कि वो एडमिट कर लेते हैं। तो एडमिट करने के बाद जजेस के पास पावर होती है कि वो उसको वहाँ पर सज़ा का प्रावधान दे सके, उन्हें कन्विक्ट कर सके, उनको सज़ा दे सके 229 के अंदर। अगर वो कन्विक्ट नहीं होते हैं तो हमारी नेक्स्ट सेक्शन अप्लीकेबल होती है 213। क्या कहती है 230? यह कहती है कि जब भी 229 में कोई भी एक्यूज्ड जो है कन्विक्ट नहीं होता, वो किसी भी तरीके से कन्विक्ट नहीं होता, वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर एडमिट नहीं कर रहा, मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो ऐसे में एक डेट फिक्स की जाती है जजेस के द्वारा कि यहाँ पर गवाहों की गवाही की जाए, विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाए। इसके लिए एक डेट फिक्स कर दी जाती है। साथ ही उसी डेट पे प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है या ये कहा जाता है कि मेरे ये गवाह हैं जिनको समन किया जाए, जिनकी अटेंडेंस ज़रूरी है इस केस के पर्पस के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई भी थिंग है, तो ऐसे में कोर्ट उनको समन कर देती है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जब ये डेट फिक्स कर दी जाती है, समन कर दिया जाता है गवाहों को, तो जो डेट फिक्स की जाती है उस डेट पर जो है गवाह आते हैं और जितने भी ऐसे एविडेंस है उसके प्रोसेस को किया जाता है, यानी कि गवाहों की गवाही ली जाती है, एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है। साथ ही इसी सेक्शन में एक पावर दी गई है कोर्ट के पास कि वो जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी भी गवाह का, किसी भी विटनेस का उसे डेफर कर सकती है, यानी कि उसे रोक सकती है कि इसको बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, जब तक कोई अदर विटनेस या कोई भी विटनेस जिसे एग्जामिन किया जाना है या फिर दोबारा से उसे रिकॉल किया जाना है फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर यहाँ पर ये गवाही होने के बाद उसके बाद अगर एक्यूज एक्विटल हो जाता है, तो एक्विटल यानी कि बाइज्जत बरी भी हो सकता है, उसके लिए हमारा सेक्शन है 232। ये क्या कह रहा है कि इफ आफ्टर taking the evidence of prosecution and examination of accused, here the prosecution and defense on the point that judge consider that there is no evidence that the accused commit an offense, judge shall record an order of acquittal। यानी कि जो भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी सबूत यहाँ पर पेश किए गए हैं, एक्यूज को एग्जामिन कर लिया गया है, प्रोसिक्यूशन को सुन लिया गया है, जो डिफेंस के पॉइंट है उनको सुन लिया गया है एक्यूज की तरफ से, उसके बाद यह लग रहा है कोर्ट को कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एविडेंस यहाँ पर कोर्ट में शो नहीं किया गया जिससे यह प्रूफ होता हो कि एक्यूज ने ये अपराध किया है, तो ऐसे में एक्विटल बाइज्जत बरी यहाँ पर कर दिया जाता है एक्यूज को। अगर उसे एक्विट नहीं किया जाता सेक्शन 232 के अंदर, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, डिफेंस की तरफ से भी अपने जो है डिफेंस में जो उनके पास एविडेंस है उसको कोर्ट के अंदर सबमिट किया जाता है जिस पर वो भरोसा करते हैं। उसके बाद अगर एक्यूज्ड कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है कोर्ट में, तो उसे एज एन रिकॉर्ड जो है फाइल कर लिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि इफ़ द एक्यूज अप्लाई फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, यानी कि अगर डिफेंस एक्यूज के तरफ से कोई डिफेंस दे रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं इस गवाह को यहाँ पर एग्जामिन करना चाहता हूँ, तो ऐसे में
उस डिफेंस यानी कि एक्यूज के गवाह को समन किया जाता है कोर्ट के द्वारा, या किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी थिंग को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में यहाँ पर एक्यूज की तरफ से वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। गवाह बुलाने हैं तो गवाह को समन कर दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। यह तब नहीं किया जा सकता जब या तो उनका पर्पस, जो एक्यूज पर्सन है, एक्यूज है, उसका पर्पस जो है प्रोसीडिंग को डिले करना है, जस्टिस को ख़त्म करना है, ऐसे में नहीं होगा। इसके अलावा अगर वो जो है गवाह को बुलाना चाहते हैं, केस में डिले नहीं करना चाहते, तब तो यहाँ पर गवाह को बुलाया जाएगा। अगर वो डिले करना चाहते हैं तो ऐसे में जो है गवाह को नहीं बुलाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। हमने जो है सेक्शन तो कवर कर ली है। तो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि व्हेन एन इरेगुलरिटी कोज बाय द कॉम्पिटेंट विटनेस इन डूइंग वन, जस्ट वेट, इन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड मेक द प्रोसीडिंग वॉइड अंडर द सीआरपीसी। क्या कह रहा है ये सेक्शन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन यह कह रहा है कि कब जो है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, अगर कोई भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट साहब है उनके समक्ष कोई इरेगुलरिटी आती है, तो कौन सी प्रोसीडिंग जो है वो वॉइड होगी अंडर सीआरपीसी, इन सभी ऑप्शंस के अनुसार। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ से लिया गया है। तो इसका जवाब आपको सेक्शन 460 सीआरपीसी में मिलेगा। अगर आपने ये सेक्शन पढ़ी है तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। इसका जवाब सबसे सही कौन सा है? सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, टू इशू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है। टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 155 द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, बिल्कुल दिया हुआ है। अटैचमेंट एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, ये वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ये यहाँ पर जो सेक्शन है इसमें गड़बड़ी है। और फोर्थ ऑप्शन, टू टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 306 टू कंप्लायंस फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस। तो इसका जो हमारा थर्ड है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? एन ऑर्डर पास बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 446, यानी कि यहाँ पर जो बेल बॉन्ड है उसे जब्त कर लिया गया है, तो ऐसे में वो कहाँ पर अपीलेबल कर सकता है, यानी कि उसकी अपील कहाँ पर की जाएगी? तो यहाँ पर सेशन जजेस के समक्ष जो है अपील की जाएगी। इसका आंसर आपको 449 के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? व्हेन विल प्रोसीडिंग बी विशिएटेड इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू डू सो। सबसे पहला ऑप्शन है टू इशू ए सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, ठीक है। टू होल्ड एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, ठीक है। ट्राई एंड ऑफेंडर समन, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है इस सेक्शन के अंदर। टू टेंडर ए पार्डन अंडर सेक्शन, ये भी सही है। तो इसके लिए आप सेक्शन 460 को पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब जो है अच्छे से मिल जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। थर्ड जो है वो इसका सही जवाब है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी चीज़ें तो शामिल की गई हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन यहाँ पर डाला गया है ये 461 का ऑप्शन है, ये 460 का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि इफ़ एन अंडर ट्रायल प्रिजनर अंडरगो डिटेंशन ऑफ हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट ही शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। यानी कि किसी की 10 साल की पनिशमेंट है, 5 साल ऑलरेडी वो जेल में काट चुका है, तो ऐसे में उसके पास राइट टू बेल है, लेकिन किस सेक्शन में है? सेक्शन 436A के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? बेल इज रिक्वायर्ड appear to be bail is required accused to be appear before the next appellant court in which of the following CRPC section it is described। यानी कि यहाँ पर किसी को बेल दे दी गई है
या तो वो बरी हो चुका है, तो ऐसे में कौन से बेल बॉन्ड भरे जाते हैं ताकि उससे यह श्योरिटी हो सके कि वो नेक्स्ट अगर कोई अपील करता है तो वहाँ पर वो प्रेजेंट होगा। इससे रिलेटेड हमारे 437A के बेल बॉन्ड जो है भरने होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में अपने सेक्शन को कवर कर लिया है, साथ ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर कर लिया है। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।